हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बेहतरीन पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस। आप में से बहुत से लोग इस पोएम पर वीडियो बनाने के लिए बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे और आज फाइनली ये वीडियो बनने जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। My Last Duchess is loosely based on historical events involving Alfonso the Duke of Ferrara। यानी कि ये पोएम जो है My Last Duchess ये लूजली बेस्ड है हिस्ट्री पर, जिसमें जो इवेंट्स हैं वो किसको इन्वॉल्व किए हुए हैं। फेरारा जो कि इटली में एक जगह है, वहां के ड्यूक यानी कि प्रिंस को, जिसका नाम था अल्फांसो, हु लिव्ड इन द 16th सेंचुरी, जो कि 16th सेंचुरी का प्रिंस था। द ड्यूक इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो ये जो ड्यूक है वो इस पोएम का स्पीकर है। एंड टेल्स अस ही इज एंटरटेनिंग एन एमिजरी। एमिजरी का मतलब होता है दूत। तो इस पोएम में क्या हो रहा है, ये जो ड्यूक है वो इस पोएम का स्पीकर है और वो एंटरटेन कर रहा है एक एमिजरी को यानी दूत को, हु हैज कम टू नेगोशिएट, जो यहाँ पर नेगोशिएट करने आया है द ड्यूक्स मैरिज, ड्यूक की शादी को नेगोशिएट करने आया है, टू द डॉटर ऑफ अनदर पावरफुल फैमिली, एक दूसरी पावरफुल फैमिली की बेटी के साथ। तो ये जो ड्यूक है ये एंटरटेन कर रहा है किसी दूत को जिसे भेजा है किसी दूसरी पावरफुल फैमिली यानी किसी और प्रिंस या राजा ने अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। एज ही शोज द विजिटर थ्रू हिज पैलेस, और जब जो विजिटर को ये ड्यूक अपना पैलेस दिखा रहा है, ही स्टॉप्स बिफोर अ पोर्ट्रेट ऑफ द लेट डचेस अपेरेंटली एंड यंग एंड लवली गर्ल। तो वो यहाँ पर अपने महल में जो दूत को क्या दिखाता है, एक पोर्ट्रेट दिखाता है, एक पेंटिंग दिखाता है, किसकी, लेट डचेस की, यानी ये जो ड्यूक है इसकी जो पहली पत्नी थी, पहली बीवी थी, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, उसे ही यहाँ पर डचेस कहा गया है। डचेस मतलब क्वीन, प्रिंसेस। तो उसकी पेंटिंग दिखाता है जो कि वास्तव में एक यंग और खूबसूरत लड़की है। द ड्यूक बिगिंस रेमिनिसिंग। रेमिनिसिंग का मतलब होता है याद करना, किसी पुरानी बात को याद करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ड्यूक है वो याद करना शुरू करता है पोर्ट्रेट सेशन को। पोर्ट्रेट सेशन मतलब जिस वक्त वो पोर्ट्रेट बनाया जा रहा था उस सेशन को वो याद करना शुरू करता है। देन अबाउट द डचेस, और उसके बाद वो क्या याद करता है, वो डचेस को याद करने लगता है, अबाउट द डचेस हरसेल्फ। His musings gave way to a diatribe। म्यूजिंग का मतलब होता है विचार मग्न होना। तो वो अपने विचारों में खोया हुआ है और कुछ वो बोल रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, जिससे हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ऑन हर डिसग्रेसफुल बिहेवियर। डायट्राइब का मतलब दोष या आरोप लगाना। तो अपने विचारों में मगन ही वो जो अपनी लास्ट डचेस है यानी उसकी जो पहली पत्नी थी जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके बिहेवियर के ऊपर वो आरोप लगा रहा है या दोष दे रहा है। ही क्लेम्स शी फ्लर्टेड विद एवरीवन एंड डिड नॉट अप्रिशिएट हिज गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम। तो वो कह रहा है कि जो पुरानी डचेस थी, जो प्रिंसेस थी, उसकी वाइफ थी, वो हर किसी से फ्लर्ट करती थी। और जो ड्यूक का 900 साल पुराना जो है नाम है उसके परिवार का, यहाँ वो कहना चाह रहा है कि उसका परिवार जो 900 साल पुराना खानदान है और उससे शादी करके, डचेस से शादी करके उसने इस खानदान का नाम उसको भी दिया है एज ए गिफ्ट। तो वो कह रहा है कि जो डचेस है उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी और वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती थी। एज हिज मोनोलॉग कंटिन्यूज, और जैसे जैसे उसका ये मोनोलॉग जो है आगे बढ़ता जाता है, द रीडर रियलाइजेस with ever more chilling certainty that the Duke in fact caused the Duchess early demise। demise का मतलब होता है डेथ। तो जैसे जैसे मोनोलॉग आगे बढ़ता जाता है तो जो उसका रीडर है, पढ़ने वाला है, वो इस बात को रियलाइज करता है, उसे इस बात का एहसास होता है और वो इस बात पर निश्चिंत हो जाता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर वो ये कह सकता है कि ये जो ड्यूक है वही कारण है डचेस के इस तरह से डेथ हो जाने का। देखिए ये कहां पर है, यहां पर कुछ लाइन दी गई है पोएम की। वेन हर बिहेवियर एस्केलेटेड, तो यहां पर ये ड्यूक कह रहा है इस पोएम में
कि जब उसका व्यवहार इस तरह से बढ़ता गया, यानी डचेस के व्यवहार की बात हो रही है, ही गिव्स कमांड, तो ही यानी ड्यूक, तब ड्यूक ने जो है आदेश दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और तब पूरी जो स्माइल्स थी वो एक साथ ही रुक गई, यानी कि डचेस की डेथ हो गई। तो यहां पर कहने का मतलब है कि इसने जो आदेश दिए उसकी वजह से डचेस की डेथ हो गई, यानी कि उसने डचेस की हत्या करवा दी। Having made this disclosure, the Duke returns to the business at hand. और ये सब बताने के बाद ड्यूक बिल्कुल नॉर्मल सा वापस अपने बिजनेस में आ जाता है, यानी अपनी रोज की दिनचर्या या अपने काम धाम में वो वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरेंजिंग फॉर अनदर मैरिज, और वो क्या करने लगता है, एक और मैरिज की तैयारी करने लगता है विद अनदर यंग गर्ल, एक और यंग गर्ल के साथ। As the Duke and the emissary walk, leave the painting behind, और जब ड्यूक और ये जो दूत आया हुआ है शादी की बात करने के लिए, उन लोग आगे बढ़ते हुए उस पेंटिंग को पीछे छोड़ देते हैं। द ड्यूक पॉइंट्स आउट अदर नोटेबल आर्ट वर्क इन हिज कलेक्शन, तो ड्यूक उसको अपने कलेक्शन का एक और आर्ट वर्क दिखाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है। तो वो एक तरह से ये दिखाना चाह रहा था कि वो कला का संरक्षक है, कला को संरक्षण देता है, आर्टिस्टों को भी संरक्षण देता है। तो अपनी ही वो एक तरीके से बड़ाई कर रहा था, असल में उसको आर्ट वर्क से भी कोई ऐसा खास लगाव नहीं था, वो केवल अपनी ही बड़ाई करना चाहता था। अब इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस पोएम की थीम पर। माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है इन विच द ड्यूक ऑफ फेरारा टेल्स द मैसेंजर ऑफ हिज पोटेंशियल वाइफ, जिसमें कि जो है जो फेरारा का ड्यूक है वो अपनी पोटेंशियल वाइफ की जो फैमिली है उसके द्वारा भेजे गए मैसेंजर को बता रहा है अबाउट हिज प्रीवियस वाइफ, अपनी पिछली पत्नी के बारे में। Throughout the poem, the Duke reveals his belief that women are objects to be controlled, possessed and discarded. तो इस पूरी पोयम में जो ड्यूक है वो अपने इस विचार के बारे में बता रहा है अनजाने में ही कि जो महिलाएं हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें पजेस करना चाहिए और वो डिस्कार्डेड की जा सकती हैं। इन मैनी वेज दिस रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ ब्राउनिंग्स ओन एरा, और वास्तव में जो है ये सारी जो बातें हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं ब्राउनिंग के खुद के जमाने को। वो एक विक्टोरियन पोएट थे, तो उनके खुद के जमाने में समाज का जैसा बिलीफ था, जैसा विश्वास था, ये सारी ही बातें उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। When Victorian social norms denied women the right to be fully independent human being, और ये उन्हीं के ज़माने की बात की जा रही है, विक्टोरियन एरा की। तो उस ज़माने के जो सोशल नॉर्म्स थे, यानी जो सामाजिक रूल थे, वो जो है महिलाओं को डिनाई करते थे, यानी महिलाओं को नहीं देते थे वो अधिकार जो कि एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग के पास होने चाहिए या फिर होते हैं। थ्रू दिस पोर्ट्रेयल ऑफ द ड्यूक, और इस ड्यूक का उन्होंने जिस तरह से इस पोएम में पोर्ट्रेयल किया है, ब्राउनिंग क्रिटिक्स सच अ व्यू पॉइंट, ब्राउनिंग जो है इस तरह के पोर्ट्रेयल के द्वारा इस व्यू पॉइंट को कि महिलाओं को कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसको वो क्या करते हैं, वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग सेक्सिज्म एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन एज डिह्यूमनाइजिंग प्रोसेस। ठीक, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो सेक्सिज्म और जो महिलाओं का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसको एक डिह्यूमनाइजिंग प्रोसेस की तरह जो है वो कर रहे हैं प्रेजेंट, जो कि क्या करता है, दैट रॉब वुमेन ऑफ देयर फुल ह्यूमैनिटी, जो कि महिलाओं से उनकी मानवता को छीन लेता है। अब इस पोएम के फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो अब आप ये तो जानते हैं कि ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ए फॉर्म दैट वाज पर्टिकुलरली प्रेवलेंट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, ये एक ऐसी फॉर्म थी जो कि प्रेवलेंट थी, यानी कि प्रचलित थी विक्टोरियन पीरियड के टाइम में। दिस फॉर्म enabled Browning to explore the inner working of the mind of a narcissist, तो ये फॉर्म जो थी वो सक्षम बना रही थी ब्राउनिंग को एक्सप्लोर करने के लिए एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें एक्सप्लोर करने के लिए वो इस फॉर्म की वजह से सक्षम हो रहे थे। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है कोई
तानाशाह या बहुत ही अत्याचारी सा कोई राजा, जिसे कि केवल अपने आप से ही प्यार हो। तो नार्सिसिस्ट एग्जैक्टली एक ऐसा पर्सन है जो किसी और चीज से प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ अपने ही आप से प्यार करता है। पावर ऑब्सेस्ड टायरेंट, तो ये एक टायरेंट था। टायरेंट मतलब तानाशाह। आगे अब हम देखते हैं इस पोएम के मीटर के बारे में। ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। तो ये माई लास्ट डचेस पोएम जो है उसे एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। एम्बिक पेंटामीटर टेंड्स टू मिमिक द साउंड ऑफ रेगुलर स्पीच। और एम्बिक पेंटामीटर किस तरह के जो है मीटर है, ये जो है मिमिक करता है, इसके साउंड ऐसे हैं जैसे कि रेगुलर स्पीच के, कोई लोग आपस में नॉर्मल बात कर रहे हों, इस तरह का इसका जो है स्पीच होती है। मीनिंग इट्स यूज हियर मेक्स द पोएम साउंड मोर कन्वर्सेशनल। तो इस तरह से जो एम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल है वो इस पोएम को ज़्यादा रियल कन्वर्सेशन के करीब ले जाता है। लाइक द ड्यूक इज जस्ट चैटिंग, जैसे कि ड्यूक सिर्फ बात कर रहा हो विद अ फ्रेंड, अपने किसी दोस्त से, रादर देन आर्टफुली चूजिंग हिज वर्ड, बजाय कि बहुत ही कलात्मक तरीके से अपने शब्दों को चुनने के बजाय बहुत ही नॉर्मल सी सिंपल सी बातचीत जैसे शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं। अब इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। माई लास्ट डचेस इज रिटन इन राइमिंग कपलेट। तो ये पोएम जो है वो राइमिंग कपलेट में लिखी गई है। द राइम्स आर ऑल परफेक्ट राइम्स, और ये इसमें जो राइमिंग है वो परफेक्ट राइम है। एंड द स्कीम ऑफ द पोएम कंसिस्टेंट थ्रू आउट इट फॉलोज। पूरे टाइम में, पूरी की पूरी पोएम में ये जो इस पोएम की स्कीम है वो कंसिस्टेंट है, यानी कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं होती है। और ये किस स्कीम को फॉलो करती है? इट फॉलोज ए बी बी सी सी और डी डी पैटर्न। तो वो इस पैटर्न को फॉलो करती है जिसमें पहली और दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी और चौथी, उसके बाद पांचवी छठी, और उसके बाद सातवीं और आठवीं, यानी हर दो लाइन एक दूसरे को से राइम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था इस पोएम का वीडियो, और आई एम सॉरी कि मुझे इसको बनाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।